हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की बुक रिमझिम से पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है नन्हा फनकार। अब इसमें हम जितनी कहानी पढ़ चुके थे उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आपने पहले पढ़ा था कि एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम केशव है वो अपने पिता के साथ आगरा में अकबर के नए बन रहे महल में पत्थर पे नक्काशी का काम करता है और वो बहुत ही खूबसूरती से अपना काम करता है। एक दिन अकबर आते हैं और उस बच्चे से मिलते हैं। बच्चे को पता भी नहीं होता है कि उससे जो बात कर रहे हैं वो बादशाह अकबर हैं, इसलिए वो बड़ी ही बेफिक्री से उनको जवाब देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके सामने जो खड़ा है व्यक्ति जिससे वो बात कर रहा है वो स्वयं बादशाह अकबर हैं, थोड़ा वो डर जाता है। लेकिन अकबर आगे उससे क्या बात करते हैं और बच्चा उसका क्या जवाब देता है, ये हम लोग अब आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब अकबर उससे पहले उसका नाम पूछते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? केशव थोड़ा कंफ्यूज होता है, उलझन उसको होती है, लेकिन फिर भी वो हाँ में सिर हिला देता है। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तब जब वो हाँ बोल देता है तो अकबर उससे बोलते हैं कि तब तो तुम्हें मेरे लिए छेनी हथौड़ा भी लाना पड़ेगा। तो केशव अपने पापा का छेनी हथौड़ा उठा के लेके आता है और अकबर को दे देता है। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। अब जब भी किसी से कुछ सीखना है हमेशा उसके बराबर या उससे छोटा बन के सीखना पड़ता है। तो अकबर ने भी वही किया। वो बिल्कुल उससे दोस्त के जैसे पेश आ रहे थे केशव के साथ और वो ज़मीन पे ही आराम से बैठ गए और पास में एक पत्थर था उसे अपने पास खींच लिया और उससे बोले कि हाँ, अब बताओ कैसे नक्काशी करनी है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? लेकिन अभी भी केशव को थोड़ा शक हो रहा था कि इतना बड़ा बादशाह ये ऐसा काम करेगा, इसलिए वो पूछ लेता है कि क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो अकबर बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, और मुझे तो ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सीख ही जाऊँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। तो जब अकबर ने कहा कि हाँ, मुझे विश्वास है मैं सीख लूँगा, तो केशव कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप सीख नहीं पाएंगे, लेकिन आप इतने बड़े बादशाह हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता है, ऐसा उसने कहा। अकबर हंस कर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तब अकबर उसको बताते हैं कि पिछले हफ्ते तो उन्होंने इससे भी साधारण काम किया था। कोई मिट्टी ढो रहा था, उसकी उन्होंने मदद की थी, तो ये काम तो उससे अच्छा ही है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। अब वो कंफ्यूज तो अभी भी था, लेकिन फिर भी उसने हाँ बोल दिया था, इसलिए वो उनके पास बैठ के उनको सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अब उसने सिखाना शुरू किया, तो जैसे उसके पिता ने उसको सिखाया था वैसे ही वो अकबर को सिखाने लगा। उसने एक कोयले के टुकड़े से
पत्थर पर एक लाइन खींच दी और अकबर से कहा कि इसी लाइन पे ही आपको डिजाइन बनाना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अब अकबर को हथौड़ा छेनी तो चलाने नहीं आता था। उन्होंने छेनी रखकर और पूरा जोर लगाकर हथौड़े को मारा, जिससे कि डिजाइन तो बनता नहीं बनता, लेकिन वहाँ पे पत्थर ज़्यादा ही कुछ गहरा तक कट गया, टूट गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। और जैसे ही उन्होंने गलत किया वैसे ही तुरंत केशव ने उनको टोक दिया कि अरे नहीं नहीं, आहिस्ता से ही यानी धीमे से ही हथौड़ा चलाना है, तब डिजाइन बनेगी, वरना तो पत्थर ही टूट जाएगा। ऐसे उसने करके दिखाया और फिर उसने एक करके दिखाया और बोला ऐसे। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। और वो उनको ये भी सिखाता है कि जब आप हथौड़े से वार कर रहे हों तो आंखें मीच कर यानी आंखें बंद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पत्थर के टुकड़े जो उड़ेंगे वो आंख में जा सकते हैं। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अकबर हंस कर बोले, जी हजूर। क्यों? क्योंकि इस टाइम तो केशव उनको सिखा रहा था, वो उनका गुरु था। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। अब जब बादशाह थोड़ा हल्के मिजाज में हो गए, थोड़ा हंसी के मिजाज में हो गए, तो केशव भी थोड़ा उनके साथ रिलैक्स हो गया। वो भी मुस्कुराया और अब जो एक उनके बीच में दोस्ती जैसा माहौल हो गया था, उसमें वो भूल ही गया कि वो हिंदुस्तान के बादशाह के साथ बैठकर और उनको सिखा रहा है। उसको मज़ा आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी है, लेकिन उसके काम में तो वो बिल्कुल भी अनाड़ी है। जिस काम में केशव माहिर है, उस काम में बादशाह तो अनाड़ी है, इसलिए उन पे अपनी धाक जमाने में उसको मज़ा आ रहा था। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बच्चों को थोड़ा चढ़ाते हैं, हाँ तुम तो बहुत अच्छा ये करते हो, तो उनको मज़ा आता है कि वाह, बड़ों से अच्छा तो हम ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही केशव के साथ हुआ। और जैसे ही बादशाह थोड़ी गलती करते, वैसे ही वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है ऐसे, और उनको तुरंत टोक देता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। और अकबर भी सिर्फ वो ऐसे ही काम नहीं कर रहे थे, वो बीच बीच में केशव से पूछते भी जाते कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, और केशव सिर हिलाकर बताता कि सही है या नहीं। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब केशव जब उनको सिखाने के लिए खुद काम करता, बताता उनको कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो वो आराम से बैठकर देख रहे थे उसका काम। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अब वो दोनों लोग अपने काम में इतना खो गए, केशव तो खोया ही था, लेकिन उसके साथ साथ बादशाह अकबर भी उसको सीखने में और केशव का काम देखने में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि और भी बाकी के जो संग तराश थे, जो वहाँ पे नक्काशी का काम कर रहे थे, वो उन दोनों को बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे। क्योंकि सबके लिए ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि बादशाह खुद आए हैं और एक 10 साल के बच्चे से वो नक्काशी का काम सीख रहे हैं, इस तरह नीचे ज़मीन पर बैठकर। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब अकबर बहुत ध्यान से केशव का काम देख रहे थे और उन्हें ये भी अच्छा लग रहा था कि जो लड़का है यानी जो केशव है, वो सिर्फ
पत्थर पर जो उसने डिज़ाइन बनाया है उसी को नहीं तराश रहा है, बल्कि उसमें अपने तरफ से भी कुछ कुछ डिज़ाइन ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, जिससे डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये क्या थी? केशव की कला थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। अब केशव का काम देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार यानी बहुत बड़े कलाकार बनोगे, और यानी बहुत बड़े कारीगर बनोगे अपने काम में, और एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। अब केशव पूछता है, कैसा कारखाना? तो अकबर कहते हैं कि एक बार ये महल बन जाए, इसके बाद आगरा से लोग यहाँ आकर बस जाएं। जब लोग आ जाएंगे तो मैं एक कारखाना भी बनवाऊँगा, जिसमें कि बहुत सारे कारीगर काम करेंगे। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। अब वो बताते हैं कि मैं ऐसा कारखाना बनवाऊंगा जिसमें कि मेरा जो राज्य है उसके सबसे अच्छे कारीगर और शिल्पकार यानी जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उन्हें शिल्पकार कहते हैं, तो वो काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। अकबर उसे अपने कारखाने के बारे में सब जानकारी देते हैं। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। अब अकबर जाने के लिए उठ गए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, यानी अपना काम कंटिन्यूअस करो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव, बादशाह अकबर ने उसको जवाब दिया। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। अब बादशाह तो चले गए, लेकिन केशव तो सबके बीच में हीरो बन गया, क्योंकि बादशाह खुद उससे मिलने आए थे और उससे इतनी देर बैठकर बातें की, उससे नक्काशी सीखा। तो इसलिए जब वो चले गए तो सारे संग तराशों के बीच में वो बैठकर बादशाह और अपने बीच में हुई बातचीत को बार बार सबको सुनाता, और अलग अलग से लोग उससे पूछते कि बादशाह ने तुमको क्या कहा, क्या कहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अब जब रात को वो अपने पिता के पास सोने गया तो उसके पिता ने हंस के उससे कहा कि तुम तो अभी से बहुत फेमस हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। उसके पिता ने ऐसा कहा कि हमारे बादशाह बहुत अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोच कर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब केशव अपने पिता से सवाल करता है कि बादशाह तो आगरा में रहते हैं और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे महल हैं, फिर वो आगरा से इतनी दूर फतेहपुर सिकरी में क्यों महल बनवा रहे हैं? पूरा वो फतेहपुर सिकरी जो शहर है वो अकबर ने ही बसाया है, तो वो यही जानना चाहता है कि वो पूरा शहर क्यों बनवा रहे हैं वहाँ पे। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। अब उसके पिता उसको कहानी सुना रहे अकबर के बारे में।
शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। ये अकबर के तीनों बेटों के नाम हैं। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। और उसके पिता ने बताया कि तभी अकबर ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में ये शहर बसाने का इरादा किया था कि उनके बच्चे हो जाएंगे, उनकी संतानें हो जाएंगी तो वो ये शहर बसाएंगे। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। अब आपको पता चला कि अकबर के बेटे का नाम सलीम क्यों था, क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनको बच्चे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम सलीम रखा था। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो उसके पिता बोलते कि हाँ, और इसीलिए हम लोग यहाँ नया शहर बसाने के लिए ये काम कर रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। अब केशव को नींद आने लगी थी, इसलिए वो बिल्कुल सोने के अंदाज में ऐसे बोल रहा था। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, तो उसके पापा ने देखा कि बातें करते करते केशव सो गया है। तो ये कहानी है नन्हा फनकार। आप बुक में से पूरी कहानी पढ़िएगा और समझिएगा। अच्छी कहानी है। कहानी पढ़ने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद आप PDF में से देख के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का लिखिएगा। मैं आपको PDF इसके साथ भेज रही हूँ। ओके, काम कंप्लीट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों।